नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त अजय आपका रजौलिया स्टूडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्यपाल कहने को राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका क्यों है? राज्य की कार्यपालिका क्यों है? राज्य की कार्यपालिका। दोस्तों, हम केंद्रीय कार्यपालिका, हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ते हैं। हम राज्य की कार्यपालिका संविधान भाग छठे में ली गई है और इस अनुच्छेद 153 से लेकर 164 तक इसके बारे में बताया गया है। हम बता दो, राज्य की कार्यपालिका को आपको 4 भागों में हम आसानी से समझ सकते हैं। समझाऊँ आपको। पहला है हमारा राज्यपाल, दूसरा है हमारा मुख्यमंत्री, स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहते हैं मुख्यमंत्री। तीसरा है हमारा मंत्रिपरिषद, चौथा हमारा महाधिवक्ता। दोस्तों, राज्य कार्यपालिका के बारे में हम 4 भागों में पढ़ते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या होता है वो बता दूं मैं। महाधिवक्ता होता है कोई भी सरकार जो भी होती है उस सरकार को कानूनी सलाह या कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक नियुक्त किया जाता है। इसे भी राज्यपाल नियुक्त करता है। बता दूं आपको मैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर सरकार को कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए होती है, कानूनी काम करना होता है, तो ये हर जगह उस जगह की उनकी हेल्प करता है सरकार की। तो इन 4 को हम देखते हैं। राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, जिसे हम एडवोकेट जनरल भी कहते हैं हम। तो आपको बता दूं, आज हम बेसिकली हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल हमारा मेन टॉपिक है। मैं आपको अगले मुख्यमंत्री और तीसरे मंत्रिपरिषद, ऐसे अंक हम सारे डिस्कस करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो इसे मिटाता हूँ मैं। बोले शंकर की। सॉरी दोस्तों, सॉरी, हमारी गला खराब है थोड़ा मेरा सा, तो आपको थोड़ी वॉइस मेरी क्लियर नहीं आएगी तो मुझे माफ़ी मांगता हूँ कि थोड़ा गला खराब है, थोड़ा खांसी जुकाम हो रहा है इस मारे। दोस्तों, आज हम राज्यपाल पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, हम जिस तरह केंद्र सरकार का स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी प्रकार राज्यपाल का स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह केंद्र सरकार के अंदर राष्ट्रपति औपचारिक रूप से वहाँ का संवैधानिक तौर पर औपचारिक रूप से सर्वोच्च होते हैं, उसी तरह राज्य में राज्यपाल संवैधानिक तौर पर कुछ सर्वोच्च माने जाते हैं। राज्यपाल को हम राज्य कार्यकारी का एक प्रमुख, हम संवैधानिक तौर पर सर्वोच्च उन्होंने दर्जा प्राप्त है। और वास्तविक तौर पर बता दूं आपको दोस्तों, उसमें मुख्यमंत्री को मानते हैं कि वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास है? मुख्यमंत्री। हमारा औपचारिक और संवैधानिक तौर पर जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो हमारे राज्यपाल को प्राप्त हैं। दोस्तों, राज्यपाल जो मॉडल लिया गया है, ये हम बोलते हैं कि लोग राज्यपाल को एक बार संविधान सभा का जब हुआ था तो हुआ था कि संविधान क्यों ना राज्यपाल को भी नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर राज्यपाल को निर्वाचन किया जाता है। परंतु जब संविधान सभा देगा कि अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों नियुक्त हो गए, एक दल के हो गए, तो स्थिरता नहीं बन पाएगी और राजनीति में थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएंगे, चांस आ जाएंगे कि दोनों एक ही पार्टी के बनने के चांस होंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से उस राज्यपाल को सपोर्ट करेगा अपने राज्यपाल को जिताने के लिए। तो इस मारे से निर्वाचन की व्यवस्था हमने कनाडा में होती है कि निर्वाचन व्यवस्था कनाडा से हमने ये ली है और हम निर्वाचन करते हैं। हम आपको बता दूं, हम राज्यपाल पर पढ़ेंगे। प्रमुख अनुच्छेद बता दूं आपको मैं। राज्य कार्यपालिका है। राज्य कार्यपालिका संविधान के 6ठे भाग के अंदर और अनुच्छेद 153 से लेकर 164 के बाद तक बताया गया है वो डिस्कस। और फर्स्ट हम देते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रमुख अनुच्छेद के अंदर 152 में क्या बताया गया है? पद कौन सा? राज्यपाल की क्या पद होगा, कहाँ पर पद होगा, और अनुच्छेद 152 में बताया गया है कि किस तरह का राज्यपाल का पद बनाया गया है और कहाँ से बनाया गया। अब मैं बता चुका हूँ, कनाडा से लिया गया है मॉडल और राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन होता है। 152 में बताया गया, आपको बता दूं। और अनुच्छेद आपको बता दूं, सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत अनुच्छेद 53 में
एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। यह अनुच्छेद 173 में बताया गया है। क्यों? जैसे कि कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक पंजाब का, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति राज्यपाल और एक से अधिक राज्य का नियुक्त कर सकता है राज्यपाल। कौन? 153 अनुच्छेद में बताया गया। और आपको ये बता दूं, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, सही बता दूं, 154 जो सक्रिय कार्य है। आपको लास्ट में इसका आंसर करेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा आराम से शांति से पढ़ेंगे, ठीक है। और आते हैं 155 में, अनुच्छेद 155 में नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति आपको बता दूं मैं, कहने को राष्ट्रपति करता है संवैधानिक तौर पर, मगर वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। किसकी? केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये बता आपको किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, क्योंकि केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो और उनका कार्यकाल, उनका अनुच्छेद 156 में, ज़्यादा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद लिखा मैंने शांति से कि इंसान आपको एक बार में याद हो जाए। अनुच्छेद 53, 54, 55, 56 याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अनुच्छेद 156 के अंदर उनका कार्यकाल है। कहने को उनका कार्यकाल कितना है बताओ? नॉर्मली 5 साल को होते हैं, नॉर्मली के साथ 5 साल है, परंतु वह राष्ट्रपति की इच्छा पर करता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर उनका वो कार्यकाल नियुक्त है कि राष्ट्रपति उसे कभी भी बुला सकते हैं, उसे वापस कभी भी पत्र देकर उसे कभी भी बुला सकते हैं उस राज्य से। तो हम कहने को 5 साल राष्ट्रपति का कार्य और राज्यपाल का कार्यकाल हो कहते हैं, परंतु वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह राष्ट्रपति कब उसे कभी भी अपने पास बुला सकता है। ऐसा संविधान में कोई लिखित में नहीं है कि राष्ट्रपति कब किसे क्या किस तरह बुलाने का तरीका है कभी भी। क्यों? अगर बताऊँ आपको, आई थिंक 1989 के अंदर जब वीपी सिंह की सरकार 89 की सरकार थी, तो उसने जितने भी कांग्रेस के राज्यपाल थे उन सबको हटाकर कुछ को हटा दिया, कुछ को रहने दिया, कुछ सरकार बदल दिया, कुछ राज्यों में चेंज कर दिया। तो सेम वही 1991 के अंदर की सरकार चेंज हुई, तो उसने क्या करा? उसने भी यही करा कि राज्यपाल को वापस बुला लिया, बर्खास्त कर दिया या चेंज कर दिया, कुछ को रहने दिया। तो ये पता नहीं है कि कंफर्म राज्यपाल की क्या कार्यकाल है। तो नियुक्त नॉर्मल 5 साल कहते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल है, मगर राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। कहें तो मंत्रिपरिषद की इच्छा पर, मंत्रिपरिषद चाहेगा, प्रधानमंत्री चाहेगा कि वहाँ का राज्यपाल, वहाँ के राज्य में कौन सा राज्यपाल रहना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति को कहते हैं कि यहाँ से राज्यपाल हटाकर उस राज्य में दिया जाए या उसे वापस बुला ले जाए। तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है इनका कार्यकाल। और इनकी योग्यता क्या होती है दोस्तों? योग्यता बता दूं आपको, अनुच्छेद 157 में इनकी योग्यता के बारे में बताया गया है। इनकी योग्यता कैसे होनी चाहिए? ये 35 वर्ष की होनी चाहिए। कौन से? इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रपति की इच्छा होती है 35 वर्षीय होनी चाहिए, 35 वर्षीय होनी चाहिए पर फर्स्ट। दूसरे को होना चाहिए ये किसी लाभ के पद में होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। इस तरह नॉर्मल होती है, तो भारत के नागरिक होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये किसी संविधान की ये किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों आपको पता है, सब ये नॉर्मली सब में ही होती है, तो है ना कि लाभ के पद में जो राष्ट्रपति का सबसे चौथा जो सबसे मेन है, याद रखना, सबसे मेन जो होता है वह विधानमंडल है, विधान परिषद के सदस्य नहीं, दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर वह विधानमंडल या विधान परिषद के सदस्य हैं, तो जब से राज्यपाल की शपथ लेते ही उनका कार्यकाल, इनका विधानमंडल विधान परिषद का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वहीं से इनकी खत्म हो जाएगी। तो ये 4 महत्वपूर्ण, और कहने को तो महत्वपूर्ण 4 है।
तो इनकी योग्यता ये होनी चाहिए। और 5वां आपको बता दूं मैं, ये शपथ इन्हें कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ हमारा कौन दिलाता था? सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश होते थे और राष्ट्रपति को शपथ दिलाते थे। सेम इन्हें ही राज्यपाल को राष्ट्रपति, सॉरी गलती होगी, राज्यपाल को भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही शपथ दिलाते हैं। कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति को, सॉरी राज्यपाल को। दोनों बता दूं आपको दोस्तों कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का कार्यकाल बिल्कुल शक्तियाँ सेम ही है, बस कुछ ही इनमें डिफरेंट हल्का फुल्का कि राज्यपाल के पास तो तीनों प्रमुख सेनाओं के सेनापति नहीं होते हैं। ये इन्हें किसी की मृत्युदंड देने की वो नहीं होती है, मृत्यु को माफ़ करने की शक्ति इनके पास नहीं होती है। और क्या बोलते हैं, ये किसी विदेश में क्या बोलते हैं, बाहरी जो होते हैं विदेशी शक्तियाँ इनमें प्राप्त नहीं होती हैं। तो ये कुछ ऐसी पॉइंट हैं कि ये राष्ट्रपति से अलग होते हैं, वरना देख जाए सब कुछ जो सेम स्ट्रक्चर राष्ट्रपति के पास है, सेम इन्हीं के पास है, बस कुछ शक्तियाँ इनके पास नहीं है जो थोड़ी ना अलग करती हैं। शपथ हम बता दी मैंने, राज्य के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है प्रमुख, वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। और अनुच्छेद 161 में क्षमादान, 200 क्षमादान बता दूं आपको, राष्ट्रपति मृत्युदंड का क्षमादान दे सकते हैं केंद्र सरकार के जो कानून के तहत आता है। परंतु राज्यपाल होते हैं वह जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं उसे छोड़कर वह राज्य के अंडर जो भी कानून आते हैं उसमें मृत्यु का क्षमादान तो नहीं कर सकते। हाँ, उसे पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर किसी को मृत्यु हो रही है तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उसे मृत्यु को तो नहीं कर सकते, मगर जो बाकी जो सजा होती है उन्हें तो उन्हें क्षमा कर सकते हैं, उन्हें माफ़ कर सकते हैं। और बाकी जो आज होने की कार्रवाई वो आगे उन्हें पोस्टपोन कर सकते हैं। इनकी इतनी शक्ति होती है क्षमादान में। वो अनुच्छेद 213 के अध्यादेश के अंदर क्या कहते हैं, अगर कोई भी विधानमंडल विधान परिषद नहीं लगता है तो वह ऐसे वक्त में लगता है कि कोई कानून बनाना अनिवार्य है तो वह एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी शक्ति इनकी बात है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं अपने गेल अगेल। और जब विधानमंडल लगता है तो 6 हफ्तों के अंदर उसे पास कराना अनिवार्य हो जाता है, वरना स्वयं अपना आप ही समाप्त हो जाता है। और ये अध्यादेश स्वयं भी समाप्त कर सकते हैं कभी भी राज्यपाल। और अनुच्छेद 333 के तहत ये मनोनीत कर सकते हैं राज्य के अंदर एक एंग्लो इंडियन को। किसको? एक एंग्लो इंडियन। दोस्तों आप जानते हैं एंग्लो इंडियन क्या होता है? पता है आपको एंग्लो इंडियन होता क्या है? दोस्तों एंग्लो इंडियन आपको बता दूं मैं, बहुत से लोग पता नहीं था एंग्लो इंडियन होते क्या। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो हमारा भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो उनके जो वहाँ के व्यक्ति थे, यहाँ की लेडी से जो उन्होंने शादी करी थी, उनके जो बच्चे हुए थे, उनके बच्चे जो हो रहे हैं उनको एक हक देने के लिए कि हाँ भाई उनकी जो औलाद है उनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। अगर यूरोप का कोई भी नागरिक और भारत की कोई भी स्त्री जो शादी होती थी तो उनके जो बच्चे पैदा हुए थे, उनके बच्चे उन्हीं को हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो राज्यपाल इसके अंदर एक एंग्लो इंडियन की मनोनीत कर सकते हैं। और विधान परिषद के अंदर 1/6 के तहत वह संगीत कला, कोई भी संगीत कला हो गया या कोई भी विज्ञान के कोई भी अच्छा कार्य करता है सामाजिक तौर पर, तो वह भी 1.6 के तहत विधान परिषद में नियुक्त कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर नियुक्त करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ऐसे हम राज्यपाल 1/6 के तहत ये नियुक्त कर सकते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा, अब थोड़ी इनकी बेसिक तो हमने पढ़ लिया, अभी ये थोड़ा जरूरी था। हमने कार्यकाल पढ़ा, योग्यता पढ़ी, शपथ, ये हमें टोटली मैंने आपको मेन जो था उन्होंने बता दिया। अब थोड़ा डीप पढ़ते हैं कि आगे। दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि अगर एग्जाम्पल सोचो, कोई अगर राज्यपाल अचानक मृत्यु उनकी हो जाती है, निधन हो जाता है उनका, तो राष्ट्रपति ऐसे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्हें अस्थायी तौर पर राज्यपाल के तौर पर नियुक्त कर सकता है और उनको राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। और बताऊंगा कि किसी को पता नहीं होता नॉर्मली, अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, राज्यपाल का निधन हो जाता है, तो ऐसे में क्या करता है कि स्थायी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो नियुक्त हो सकता है, कार्यभार उनका संभाल सकते हैं। और दोस्तों अब हम उनके वेतन, आप बता दो राज्यपाल का वेतन कितना होता है। नॉर्मली
आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है तो उसे कितना वेतन मिलेगा। दोस्तों आपको बता दूं मैं, ये राज्यपाल का जो वेतन होता है वो उस समय राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, उसे कितना वेतन मिलना चाहिए, भत्ते कितना मिलना चाहिए। आप जानते हो भाई, जो राष्ट्रपति जी भैया तो पूरे देश के सर्वोच्च हैं, तो कितना भत्ता नॉर्मली देते होंगे, अच्छा देते होंगे नॉर्मली, तो बता दूं मैं। और तीसरा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम नहीं राज्य हम पढ़ते हैं 54 की शक्ति एवं कार्य, राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य हम पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है राज्यपाल की शक्ति को मोटे हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से देखते जरा। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति और न्याय शक्ति। दोस्तों राज्यपाल की 4 शक्तियां विभाजित करते हैं। पहले हम कार्यकारी शक्ति पढ़ेंगे, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्याय शक्ति। हम पहले फर्स्ट क्या देखते हैं, कार्यकारी शक्ति। दोस्तों राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति क्या होती है, मतलब कार्यपालिका संबंधित शक्ति क्या होती है। कार्यपालिका संबंधित शक्ति है कि राज्यपाल सभी कार्यकारी या कार्यपालिका का प्रमुख होता है या संवैधानिक तौर पर सर्वोच्च माना जाता है। उसकी पहली शक्ति तो यही है कि वो प्रमुख है। उस पर जितने भी बिल होंगे, राज्य में जितने बिल बनेंगे, जितने भी कानून बनेंगे, वह राज्यपाल के बिल उसके साइन होने अनिवार्य हैं। जब तक वह कोई कानून नहीं बन सकते। वह सरकार के व मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। वह उसे कुछ नियुक्ति का अधिकार है। वह सरकार राज्य में मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही वह मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। कौन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य के निर्वाचन आयोग को अध्यक्ष को नियुक्त करता है। और क्या बोलते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को नियुक्त करता है, परंतु उसे हटाने का कार्य केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। बता दूं मैं, नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल करता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, परंतु उसे हटाने का कार्य मात्र राष्ट्रपति ही कर सकता है। सिफारिश के तौर पर और राज्यपाल सिफारिश कर सकता है कि राष्ट्रपति से कि हाँ इन्हें हटा दो, जो भी कार्य होगा। अब वो हटा नहीं सकता, परंतु उन्हें वह मुख्यमंत्री से कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ फाइल मंगवा सकता है। अभी राज्य में क्या दिक्कत है, क्या किचन में कोई फाइल से मंगवा सकता है, इसकी जो ये पावर है। और सबसे महत्वपूर्ण पावर मानता हूँ वह राष्ट्रपति से सिफारिश पर वह राज्य के अंदर आपातकाल भी लगवा सकता है। अगर वह राज्य देखता है कि राज्य के अंदर असंवैधानिक तौर पर कार्य किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है या कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, तो इसके तौर पर राष्ट्रपति की सिफारिश आपातकाल लग। दोस्तों बता दूँ, अगर राज्य के अंदर आपातकाल लग जाता है तो उस टाइम सबसे वास्तविक मुख्य, तो उस टाइम कौन होता है, हमारा मुख्य वैसे मुख्यमंत्री। परंतु जब आपातकाल लग जाता है तो उस टाइम वास्तविक मुखिया हमारा राष्ट्रपति होती है, राज्यपाल होता है। कि उस टाइम सारी पावर कहाँ आती है, मुख्यमंत्री से होकर मुख्यमंत्री से होकर सारी पावर कहाँ आती है, राज्यपाल के अंदर। ठीक है, कि मुख्यमंत्री छोड़कर राज्यपाल के अंदर सारी पावर आती है। और उस टाइम सब पूरा हेड कौन होता है, हमारा राज्यपाल ही होता है। और आपको एक और बता दूं पावर क्या होती है इसके अंदर। सबसे मेन एक और पावर बता दूं मैं, वह किसी भी लोक सेवा आयोग से क्या बोलते हैं, महालेखपाल और क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता, सभी जितने भी कार्यकारी होते हैं उनसे किसी से भी वह किसी चीज़ की फाइल मांग सकता है कि कहाँ कैसा कार्य चल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण पावर होती है। वह कहीं भी जाकर कुछ भी किसी चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। मुख्यमंत्री से सीधा कह सकता है कि मुझे चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सीधा वो मुख्यमंत्री का अनिवार्य है कि उन्हें उस फाइल को देना कि हाँ भाई ये फाइल है। अब कोई भी साइन बिगर राज्यपाल के साइन के बिल वह कानून नहीं बन सकता। सबसे महत्वपूर्ण पावर ये होती है राज्यपाल के पास। दोस्तों आपको बता दूं मैं, वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होता है और वह कुल अधिपतियों की
नियुक्ति करता है। दोस्तों आपको बता दूं मैं, जो राज्यपाल होता है, जो इसका प्रमुख एक कार्य होता है, वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होता है और वह कुलपतियों की, सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कुलाधिपति कौन होता है, हमारा राज्यपाल। राज्यपाल हमारे कौन होता है, कुलाधिपति, देख सकते हैं। और कुलपतियों की, विश्वविद्यालयों के जो जितने विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपतियों, विश्वविद्यालयों के कुलपति की पतियों की नियुक्ति करता है। आपको बता दूं, और एक और कार्य होता है, बता दूं मैंने बताया था कि हर राज्य के अंदर, राज्य स्तर पर एक 4 में आपको कार्यपालिका का 4th कौन सा ढांचा था, महाधिवक्ता। कौन था, महाधिवक्ता। दोस्तों ये राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका जो भी वेतन होता है, मैं बता दूं राज्यपाल महाधिवक्ता को वेतन नहीं मिलता। आपको बता दूं महाधिवक्ता को वेतन नहीं मिलता, उसे भत्ता मिलता है। क्योंकि महाधिवक्ता कौन होता है, एक तरह का वकील कह सकते हैं, जो एडवोकेट जनरल होता है, वह बता दूं एक सरकारी तौर पर नियुक्त होता है, नियुक्त करता है कौन, राज्यपाल। और केंद्र में कौन करता है, राष्ट्रपति। मगर किसके तौर पर करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्त होता है, परंतु करता है कौन, राष्ट्रपति, और यहाँ पर राज्यपाल। परंतु ये किसकी उस पर राज्यपाल की इच्छा पर नियुक्त होता है। किसकी दोस्तों बता दूं मैं, जो महाधिवक्ता होता है, वो महाधिवक्ता जो होता है वह राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कब तक महाधिवक्ता रहेगा। कहने को कार्यकाल बोलते हैं महाधिवक्ता का, 5 साल कहते हैं, परंतु सिर्फ मात्र नहीं, वह सिर्फ राज्यपाल की इच्छा पर, मतलब कि प्रसाद पर्याप्त पर ही नियुक्त करता है। प्रसाद प्राप्त होता है कि इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और इसे भत्ता और उसका जो उसका वेतन जो होता है उसका भत्ता से मिलता है। क्योंकि ये निजी केस भी लड़ सकता है। ये कि निजी, अगर मैं कह दूं भैया कि मुझे भी केस लड़ना है तो ये मेरा भी केस लड़ लेंगे। कौन मान देता, किसी का भी केस लड़ लेंगे। मैंने कह दिया मुझे भैया कि वो मुख्यमंत्री पे केस करना है कि यहाँ घोटाला केस हो गया, तो भैया ये तो दिक्कत जाएंगे। अरे बाबा, ये तो मुख्यमंत्री पर ही केस करने को तैयार है। तो इसमें कहा गया है कि लड़ तो लेंगे, मगर ये किसी सरकार के खिलाफ या मंत्री या नेता पर केस नहीं लड़ सकते, क्योंकि भैया इनके खिलाफ रहेंगे तो निकाल देंगे। तो ये हमारी रोजी छीने खाने सोच रहा है। तो ये निजी केस लड़ सकते हैं, बट ये नेता या मंत्री के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते। आपको बता दिया मैंने ये। और उनको भत्ता मिलता है, उनको वेतन नहीं मिलता है, आपको बता दिया। तो इसकी कार्यकारी शक्ति थी। अब दोस्तों आपको मैं एक और बता दूं कि कार्यकारी के अंदर कार्यकारी अधिकार, अगर कोई मंत्री अपने मंत्री परिषद से कहता है कि कार्य करे, और वो मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो वह मंत्री परिषद, वो मंत्री राज्यपाल से सिफारिश कर सकता है कि वह उस पर एक्शन लिवाए। तो राज्यपाल सीधा मंत्री या मुख्यमंत्री को कह सकता है कि जो मंत्री ने जो भी कार्य किया उन पर लेकर एक्शन ले। तो ये भी इसका एक अधिकार है, बता दिया। और नौवें दोस्तों में पढ़ते हैं विधायी क्या शक्ति होती है। क्या राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या होती है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या होती है, जैसे कि हम देते हैं, राज्यपाल कभी भी विधानमंडल को सत्र को बुला सकता है। कभी विधानमंडल या दोनों सदनों को, विधानमंडल विधान परिषद सदन को बुला सकता है, और वह उसे विघटित कर सकता है, विधानमंडल को विघटित कर सकता है या उसे भंग कर सकता है। राज्यपाल वह दोनों सदनों को बुला सकता है, कभी भी बुला सकता है अचानक, और वह उन्हें विधानमंडल को भंग या विघटित कर सकता है। विधान परिषद को नहीं, और विधानमंडल को बता रहा हूँ, वैसे विघटित कर सकता है। और दूसरा, वह प्रत्येक चुनाव के बाद, जब कभी भी राज्य के अंदर प्रत्येक चुनाव होएगा, प्रत्येक चुनाव के बाद या हर वर्ष, प्रत्येक चुनाव के बाद या हर वर्ष वह सदन को संबोधित करेगा, अपना भाषण देगा सदन के अंदर, विधानमंडल के अंदर, कि हाँ दूसरी शक्ति है। तीसरी शक्ति क्या है, वह एक एंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 33 के तहत बताया था आपको मैंने, मनोनीत। वह एक एंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकता है विधायी शक्ति के तहत। और विधान परिषद के अंदर 1/6 के तहत वह संगीत कलाकार या विज्ञान कला क्षेत्र और बहुत सी
कला के क्षेत्र के अंदर वह उन्हें को नियुक्त कर सकता है। जैसे कहते हैं, हमने सुना देखा है हमने कि हीरो को नियुक्त कर देते हैं कला के क्षेत्र में, या समाज सेवा को किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं, संगीत के किसी खिलाड़ी या क्रिकेटर को नियुक्त कर देते हैं। तो ये इसी के तहत होता है। राज्य के अंदर राज्यपाल और क्या बोलते हैं, राज्यसभा के अंदर हमारा राष्ट्रपति जी को ये अधिकार प्राप्त होता है। तो आपको मैंने बता दिया। और वह मैं आपको बता दूं, मैं वह नियुक्ति क्या बोलते हैं, वह विधानसभा, अगर वह विधानमंडल का अध्यक्ष का पद खाली होता है, तो वैसे उस विधानमंडल की कार्रवाई कंटिन्यू करने के लिए वह किसी सदस्य को स्थायी तौर पर अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। क्या बोल रहा हूँ, अब दोबारा सुनना। अगर विधानमंडल का अध्यक्ष पद खाली रहता है, तो वह कार्रवाई करनी है किसी भी सदस्य को स्थायी तौर पर वह अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी तौर पर नियुक्त कर सकते हैं विधानमंडल के अंदर। और वह राज्य विधानसभा के लिए एक और दोस्तों अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। दोस्तों विधायी शक्ति के अंदर एक और महत्वपूर्ण शक्ति राज्यपाल प्राप्त होती है। अगर कोई विधायी शक्ति कोई बिल बनता है तो वह राज्यपाल के पास भेजती है, राज्यपाल के पास भेज सकती है। राज्यपाल उस बिल को अपने पास रख सकता है। अगर उसे 14 दिन के अंदर वो अगर लगता है वापस भेज देता है, तो 14 दिन के अंदर वह वापस भेजता है, तो वह एक राष्ट्रपति और राज्यपाल एक ऐसी शक्ति है कि वह इसको अपने पास परमानेंट रख सकता है। क्यों? कि वो कह सकता है कि हमें इस बिल को मैं राष्ट्रपति के पास भेज रहा हूँ। राष्ट्रपति को भेजने के बाद वह बिल उसे वापस राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। उस समय राज्यपाल की कोई शक्ति नहीं होती है कि वो बिल राष्ट्रपति के पास चला गया तो सीधा राज्यपाल का खत्म हो जाता है, कोई भी मैटर नहीं होता है। वो बता रहा हूँ मैं एक तौर पर, ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। क्या कोई भी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री कोई बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद सीधा उसके साइन के लिए राज्यपाल के पास भेज सकता है। राज्यपाल उस बिल को अपने पास रख सकता है, विचार के दिन के दोबारा वापस भेज सकता है, परंतु दोबारा वापस भेजता है तो 14 दिन बाद ये बिल बन जाता है। परंतु वही बिल अगर राज्यपाल चाहे तो इस बिल को वह अपना रख कर राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर सकता है कि ये राष्ट्रपति को भेज देता है, जिस कारण वो बिल सीधा राष्ट्रपति के अंडर में आ जाता है, ना कि राज्यपाल के अंडर से बाहर निकल जाता है। ये महत्वपूर्ण शक्ति थी दोस्तों। वित्तीय राज्यपाल क्या होती है? वित्तीय शक्ति। दोस्तों पहली राज्यपाल की प्रथम शक्ति क्या होती है? वो राज्य के विधानमंडल में वह वार्षिक बजट को विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करने को कहता है। क्या? विधानमंडल के सामने जो एक वर्ष का जो बजट होता है वो प्रस्तुत करने को कहता है, किससे? मंत्रिपरिषद से या मुख्यमंत्री से। दूसरा, कोई भी धन विधेयक उसकी बिना सहमति के विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं हो सकता। धन कोई भी बिना उसकी सहमति के धन विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं हो सकता। तीसरा, बिना राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्यपाल की अनुमति के संचित निधि से कोई धन अनुदान नहीं ले सकता, निकल सकता। उसकी बिना सहमति के धन खर्च भी नहीं सकता राज्यपाल राज्य की संचित निधि से। सबसे तो महत्व दे सकती है वित्तीय। और चौथा, वह पंचायतों और नगर पालिकाओं के हर 5 साल में समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति आती है वित्त आयोग में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी न्यायिक शक्ति। दोस्तों हम न्यायिक शक्ति पढ़ते हैं। न्यायिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, इसकी देखेंगे हम। न्याय शक्ति दोस्तों क्या इसके अंदर बता दूं आपको मैं। न्याय शक्ति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण शक्ति इसके अंदर क्या है? वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करता है, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरी, वह महाधिवक्ता, वह सरकार के अंदर महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, एडवोकेट जनरल को नियुक्त करता है। तीसरा, राज्यपाल, वह क्षमादान भी करता है। न्याय के अंदर क्षमादान करना, जैसे कि वह किसी मृत्यु को क्षमादान तो नहीं करता, पर राज्य के अंदर जो भी कानून है वह इसको क्षमा कर सकता है। और मृत्यु को वह राष्ट्रपति की सिफारिश मृत्यु को वह आगे पोस्टपोन कर सकता, मगर क्षमा नहीं कर सकता। मगर राज्य के जितने भी कानून है वह इसके अंदर वह क्षमादान कर सकता है दंड के अंदर। और वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, तो बता दिया आपको, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के
से सब बात कर वह हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, मैं वो बता चुका हूँ। और आपको दोस्तों बता दूँ इससे महत्वपूर्ण काम क्या, वह अन्य न्याय नियुक्तियाँ भी कर सकता है, अन्य न्याय नियुक्तियाँ भी कर सकता है। जैसे कि इन नियुक्तियों के जो हम और आगे हम पढ़ते हैं कि आज हम राज्यपाल के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं कि हमने देखा महत्व राज्यपाल की क्या क्या राज्य के अंदर क्या भूमिका रही है, किस तरह की शक्तियाँ किस तरह की है। हम थोड़ा राज्यपाल दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा बता दूं आपको राज्यपाल पर एक और बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, जैसे वीटो शक्ति मैंने बताऊँ आपको मैं 3 थी। एक तो कौन सी थी, अध्यादेश की, एक थी क्षमतान की, एक थी विवेकशील। वह अपने विवेक के आधार पर भी डिसीजन ले सकता है। उसमें वह किसी मंत्री परिषद या मंत्री की सलाह नहीं ले सकता। वह अपने विवेक के आधार पर किस तरह वह विवेक का यूज करता है, जैसे कि अगर किसी राज्य में किसी दल को बहुमत ना मिल पाए तो वह किसी भी दल के नेता को, उसे लगता है कि दल अगर 6 हफ्तों के अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर देगा तो वह सर मुख्यमंत्री बन सकता है, और मात्र अपने विवेक के अनुसार, उस पर किसी की दबाव नहीं रहेगा। और दूसरा उसे लगता है कि हाँ भाई अभी इसे बहुमत गिर चुका है तो वहाँ पर कोई भी स्तंभ बहुमत और सरकार बनाने की स्थिरता में स्थित नहीं है, तो अपने विवेक के आधार पर ही वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है आपातकाल के दौरान। इसमें कोई इसकी और किसी जवाबदेही नहीं होती है। और तीसरा आप बता दूं कि राष्ट्रपति शासन के लगने के बाद इसमें सीधा मुख्यमंत्री में सब विधानमंडल सब भंग हो जाती है और सीधा राज्यपाल ही नियुक्त होता है। और आपको दोस्तों अनुच्छेद 154 और अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 164 के तहत ये इसकी स्थिरता को दिखाते हैं कि राज्यपाल कितना पावरफुल है, क्योंकि अनुच्छेद 154 अनुच्छेद के तहत वह कहा गया है कि राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित हैं। क्या 154 अनुच्छेद 154 तक क्या, राज्यपाल की सभी शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित हैं। अब दोस्तों बताएं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति में ये कहा गया है कि 154 के तहत राज्य की जितनी भी कार्यकारी शक्ति हैं वह क्या राज्यपाल के अंदर निहित है। और अनुच्छेद 163 में क्या गया है कि राज्यपाल अपने विवेक के अधिकार को छोड़कर वह मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। और अनुच्छेद 64 में क्या गया है कि वह मंत्रिपरिषद और विधानमंडल मंत्रिपरिषद दोस्तों मंत्रिपरिषद और विधानमंडल के प्रति वह सामूहिक तौर पर जागरूक, वो क्या बोलते हैं जिम्मेदार होगा कौन, राज्यपाल। तो इसके अंदर कहा गया है कि संवैधानिक स्थिति है ये है कि वह कहने को तो औपचारिक रूप से संवैधानिक तौर पर हमारा संविधान वो क्या बोलते हैं सर्वोच्च है, परंतु उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करने होंगे। परंतु कुछ ऐसे प्रमुख शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो इसे राज्य के अंदर प्रमुख और ताकतवर बनाती हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपने राज्यपाल का पढ़ा होगा, मजा आएगा, आसान भाषा में कोशिश करिए समझाने की, तो मुझे उम्मीद है आपको आसान समझ में आएगा। अच्छा अब मैं मेरे को लगता है आपको अच्छा पढ़ा है मैंने, तो दोस्तों मुझे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, मुझे आशा है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। भारत माता की जय।